नमस्कार मित्रों, आज हम पाश्चात्य समीक्षक इलियड के बारे में चर्चा करेंगे। इलियड पाश्चात्य साहित्य में ही नहीं, भारतीय समीक्षकों के लिए भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इलियड 20वीं शती के प्रमुख समर्थक थे, समीक्षक थे। उनके जो सिद्धांत हैं वो भारतीय रस सिद्धांत से मेल खाने वाले हैं। इलियड के सिद्धांतों में हम उनके निर्व्यक्तता का सिद्धांत है, उनके वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, शास्त्रीयता का समर्थन है, परंपरा की महत्ता है। ये सिद्धांत समीक्षक जगत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इलियड स्वच्छंदता के विरोधी थे। उन्होंने साहित्य में स्वच्छंदता का विरोध किया, परंतु परंपरा को आवश्यक माना है। इलियड ने माना है कि साहित्य में व्यक्तित्व का इतना महत्व नहीं है जितना परंपरा का महत्व माना जाता है, क्योंकि परंपरा के आधार पर ही सृजन होता है, एक परंपरा बनती है और नया निर्माण होता है। हम इलियड के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो सबसे ज्यादा कला की निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इलियड ने परंपरा के जीवंत विकास को महत्व दिया। जब तक परंपरा का जीवंत विकास नहीं होगा, किसी भी साहित्य का सुदृढ़ सृजन नहीं हो पाएगा। उन्होंने माना है कि परंपरा को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए उसके जीवंत विकास के लिए साहित्य आत्मनिष्ठ और उपेक्षणीय हो। इलियड ने अपने परंपरा सिद्धांत के द्वारा उस साहित्य को निशाना बनाया है जो आत्मनिष्ठ है। ऐसे साहित्य का उन्होंने विरोध किया है। इलियड ने कला को निर्व्यक्तिक माना है। कला व्यक्तित्व से पलायन है। इलियड की हमेशा विचारधारा थी एकता में बांधने का। जो अनेक मत थे, अनेकता बनी हुई थी, उसे एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास इलियड ने किया है और इस अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए परंपरा की आवश्यकता होती है। इसलिए इलियड ने परंपरा को महत्वपूर्ण माना है। इलियड हमेशा व्यक्तित्व के विरोधी रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार साहित्य के जीवंत विकास के लिए परंपरा को आवश्यक माना है, उनकी मान्यता थी कि कवि व्यक्तिगत ही अभिव्यक्ति नहीं करता, अर्थात व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वरन वह तो एक माध्यम होता है, एक विशिष्ट माध्यम होता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति की जाती, अनेक प्रकार के विषयों की अभिव्यक्ति की जाती है। व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति कला नहीं होती है, वरन उनसे पलायन ही कला होती है। देखिए, यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिख दी कि कवि के व्यक्तिगत भावों की अनुभूति ही कला नहीं होती, वरन उनसे पलायन ही कला कहलाती है। और कलाकार की प्रगति निरंतर आत्मत्याग, व्यक्तित्व का निरंतर बहिष्कार है। जब तक आत्मत्याग नहीं करेगा, जब तक व्यक्तित्व का लोप नहीं होगा, व्यक्तित्व का बहिष्कार नहीं, तब तक सही मायने में एक कलाकार अपनी कला को सामने नहीं ला पाएगा। इसलिए तो उन्होंने कहा द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट
इज ए कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, ए कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। अर्थात जब तक वो निरंतर त्याग नहीं करेगा, आत्म त्याग नहीं करेगा, तब तक व्यक्तित्व का निरंतर बहिष्कार नहीं करेगा, एक कला सही मायने में हमारे सामने निकल करके नहीं आ पाएगी। इलियट की जो मत है, जो तर्क है, जो विचारधारा है, जो सोच है, उनसे ये निष्कर्ष आता है कि कवि कविता नहीं लिखता है, कविता स्वयं कवि के माध्यम से कागज पर शब्दों का रूप धारण करके प्रकट होती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि कवि कविता नहीं लिखता है, कविता तो स्वयं कवि के माध्यम से शब्दों का रूप धारण करके कागज पर उतर जाती है। इसका तात्पर्य है कि कवि तो एक माध्यम होता है, कविता स्वयं प्रस्फुटित होती है, स्वयं उतर कर आती है, कवि एक माध्यम बनता है। तात्पर्य यह है कि कविता स्वयं फूट जाती है, फूट पड़ती है, वह उत्पन्न नहीं की जाती। आगे चलकर इलियट ने इसको और विस्तार दिया है। उन्होंने निर्व्यक्तिकता को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। देखिए प्लेटिनम एक धातु होता है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार कला में कवि निर्व्यक्तिक होता है, किस प्रकार कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे पलायन होती है। कवि का मस्तिष्क प्लेटिनम के टुकड़े के समान होता है। जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों रासायनिक ये धातुएं हैं, वो प्लेटिनम के तार की उपस्थिति में परस्पर मिलती है तो परिवर्तित हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में। मित्रों, ये सल्फ्यूरिक एसिड तब ही बन पाता है जब प्लेटिनम का तार उपस्थित हो। अगर प्लेटिनम का तार या प्लेटिनम धातु उपस्थित नहीं होगा तो ये रासायनिक क्रिया नहीं हो पाएगी। ये मिश्रण तभी संभव हुआ है जब प्लेटिनम उपस्थित रहता है। और जब ये एसिड उत्पन्न हो जाता है तो उसमें कहीं भी किसी भी रूप में प्लेटिनम का कोई अंश नहीं होता है, वह निष्क्रिय होता है, तटस्थ होता है तथा अविकल बना रहता है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि कवि भी एक इसी प्रकार का माध्यम होता है और कविता बनने के बाद कहीं भी उसका अंश शेष नहीं रहता, वो तटस्थ होता है, वो निष्क्रिय होता है। लेकिन कविता के लिए प्लेटिनम के टुकड़े की तरह, प्लेटिनम के तार की तरह कवि का होना आवश्यक होता है। वह कवि मस्तिष्क को ऐसा ग्रहण यंत्र मानता है जो उन सभी अगणित अनुभूतियों, वाक्यांशों और बिंबों को ग्रहण करता है और उन्हें जमा करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि कवि एक माध्यम होता है, कविता तो स्वयं उस पर प्रस्फुटित होती है, स्वयं फूट पड़ती है। इन्होंने निर्भीकता के दो रूप माने हैं, एक कुशल शिल्पी की निर्व्यक्तिकता जो प्राकृतिक होती है, दूसरी प्रौढ़ कलाकार की जो अधिक उपलब्ध किया जा सकता है, प्रयास से प्राप्त की जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कवि अपनी रचना में अपनी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि वो उससे पलायन करता है। व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति ही कला नहीं है, वर्ण उससे पलायन ही कला है। यही निर्व्यक्तिकता कहलाता है। धन्यवाद मित्रों।